स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। मुझे जवाब चाहिए में आपका स्वागत है। लखनऊ से गिरफ्तार किए आतंकियों से जो यूपी एटीएस की पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब छानबीन में जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि आतंक का ये नेटवर्क यूपी के कई बड़े शहरों में और 20 से ज्यादा जिलों तक फैला हुआ था। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों के युवक आतंकी मिन्हास के संपर्क में थे। इंटरनेट से ये एक दूसरे से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। इनमें से 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जल्द ही मिन्हास से इनका आमना सामना भी कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि अलकायदा के ये आतंकी बकरीद से पहले यूपी दहलाने के प्लान पर काम कर रहे थे। इसके लिए ये आतंकी कश्मीर के 2 कमांडर तौहीद और मूसा के सीधे संपर्क में थे। कुकर बम को ई रिक्शा में रखकर धमाके का प्लान रचा जा रहा था। कुकर बम का कनेक्शन ई रिक्शा की बैटरी से जोड़कर बड़े धमाके करने का प्लान था। बहरहाल यूपी पुलिस ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है और इन साजिशों पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद आतंक के आकाओं को चेताया है कि अगर सुरक्षा में सेंध लगाने के प्रयास किए गए तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं। उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां, अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुत्सित षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। और इसलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और इसीलिए सख्ती के साथ प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कुचलने का कार्य हो या पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान का कार्यक्रम, पूरी सख्ती के साथ उनसे निपटने का कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया है और कहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा। यूपी में आतंकी साजिश पर सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर आया था अल-कायदा आतंकी उमर हलमंडी। आतंकी मसीरुद्दीन और मिन्हास के साथ आया था। 3 दिन तक कानपुर रहा था हलमंडी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ भी गया था हलमंडी। उमर हलमंडी के संपर्क में थी 3 महिलाएं भी संपर्क में थी। जी हाँ, एटीएस के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हलमंडी इन सब जगहों पर रैकी कर रहा था और 3 महिलाएं थी जिसको एटीएस की तलाश है और माना जा रहा है कि जल्द एटीएस को सफलता हासिल हो सकती है। 3 महिलाएं भी उसके संपर्क में थी। वहीं पूछताछ के बाद आतंकियों के एक और सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के वजीरगंज के बुद्धा पार्क के पास से एटीएस ने यह गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम शकील बताया जा रहा है, जो ई रिक्शा चलाता था। वही ई रिक्शा जिसका बार बार वर्णन हो रहा था कि बम को ई रिक्शा की बैटरी से जोड़कर बड़ा धमाका करने का प्रयास था। और बकरीद के आसपास ये एक बड़ा, आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश को दहलाने का प्लान था जिसको एटीएस ने, आप कह सकते हैं, निस्तो नाबूद कर दिया। आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जिस वक्त एटीएस ने कार्रवाई करी है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है। ये पहली तस्वीर वो है। और दूसरी जो शकील शख्स जो ई रिक्शा चलाता था जिसको गिरफ्तार किया गया है लखनऊ से, उसकी भी तस्वीर।
ठीक है, सीधे हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं। आशीष सिन्हा हमसे जुड़ गए हैं। आशीष, दर बाय दर, डे बाय डे कड़ियां खुलती जा रही हैं। जितना पहले सोचा जा रहा था उससे कई ज्यादा मसाला और प्लानिंग आतंकियों की थी यूपी को दहलाने के लिए। देखिए, जाहिर तौर पर रजत, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ के घंटे बढ़ते जा रहे हैं और जितना इंट्रोगेशन किया जा रहा है उतनी ही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि अलकायदा ने इस बार अपना मॉड्यूल चेंज किया है। अमूमन जो आतंकवादी होते हैं वो कार, स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं बम धमाके के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने ई रिक्शे को चुना था। दरअसल प्लानिंग ये थी कि ई रिक्शे में कुकर बम को रखकर धमाका किया जाए। ई रिक्शा, क्योंकि रजत हम जानते भी हैं कि ई रिक्शा की बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं होती, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ई रिक्शा बड़े आराम से जा आ सकता है। और पुलिस वाले अगर चेकिंग करते भी हैं तो कार की, मोटरसाइकिल की या फिर स्कूटी की, ई रिक्शे को चेकिंग नहीं होती है। शायद यही वजह है कि लोगों ने ई रिक्शे को चुना था। इन्होंने बाकायदा लखनऊ में विधानसभा की भी रैकिंग की थी और वो भी ई रिक्शे पर बैठ के। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि घटना को अंजाम देने के लिए वो ई रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि बकरीद से पहले वो इस घटना को अंजाम देते हैं। ठीक है आशीष, सबसे अहम बात, तमाम आपने जानकारी दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे और लगातार हम इस खबर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और एटीएस जो खुलासे कर रही हैं उससे सोचना पड़ेगा कि आखिर कितनी बड़ी प्लानिंग आतंकवादियों की थी। हमारे पास एक बड़ा पैनल होगा समझने के लिए कि यूपी को ही टारगेट क्यों बनाया गया, क्या अगले चुनाव को लेकर है, और इस पर राजनीति भी बहुत तेज हो रही है क्योंकि जो अपोजिशन है उसने कई बड़े प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं एटीएस की इस कार्रवाई पर। हमारे साथ शिवम त्यागी होंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ हमारे साथ ईशान त्यागी होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव होंगे, नेता समाजवादी पार्टी के, और एलएन राव साहब भी होंगे हमारे साथ, पूर्व डीसीपी स्पेशल सेल रहे हैं। राव साहब, आप ही से शुरुआत करता हूं। राव सर, जितना मैटर अब तक हम लोग के सामने है, जो सूत्रों से हमें पता चला है, पुलिस ब्रीफिंग से पता चला है, मॉडस ऑपरेंडी क्या देखते हैं? क्या जो स्लीपर सेल थी एक बार फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश की गई है? तीसरा, जितना देख रहे हैं उतना ही है या उससे बड़ा प्लान था? राव साहब। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी जो यूपी पुलिस के एटीएस ने और आईबी के साथ मिलकर जो की है, ये वास्तव में सराहना की बात है। और ये जो मोडस ऑपरेंडी की बात जो कर रहे हैं वो ये होती है कि कोई भी टेररिस्ट एक्ट करने से पहले सबसे पहले रैकी की जाती है, कहाँ पे सुटेबल जगह होगी वहां पे करना है। ये सारी प्लानिंग करते हैं, वो स्लीपर सेल्स के थ्रू करते हैं। स्लीपर सेल्स का मतलब ये होता है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स जो कि चुपके ये काम करते हैं और टेररिस्ट लोगों की मदद करते हैं। जो टेररिस्ट इन्होंने जो काम करना है वो पहले सबसे पहले लोकलाइज्ड होकर, और जो लोग इनकी मदद करने को तैयार होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं। हाईली मोटिवेट करने के बाद में उनसे मदद लेते हैं, और मदद के साथ साथ उनकी हर चीज में उनकी, जैसे फाइनेंशियल भी है, और कोई टोपोग्राफी की रेकी करनी है, या कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लेनी है, या कहीं हाइड आउट बनाना है, छुपना है, रहना है, या कोई सामान खरीदना है। जैसे इस बम में जितने भी ये जो एक्सप्लोसिव मिले हैं, इसमें एक्सप्लोसिव अपने आप में एक्सप्लोड नहीं होता है। इसको करने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने बताया ई रिक्शा में बैटरी है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये नया एक मोडस ऑपरेंडी मालूम हुआ है। इससे पहले कभी ई रिक्शा की बैटरी से कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन अब जो, क्योंकि ब्लास्ट करने के लिए 4 चीजें होती हैं। एक तो एक्सप्लोसिव होता है, और दूसरा होता है कि उसमें स्प्लिंटर्स डालते हैं, फिर एक उसको एक्सप्लोड करने के लिए एक डेटोनेटिंग इफेक्ट होता है, और उसको सब कुछ मिलाने के लिए एक बैटरी या पावर सोर्स की इस्तेमाल होती है, जो कि पावर इस्तेमाल करने के बाद में वो ब्लास्ट करता है। और जब भी ब्लास्ट होता है तो वो जो स्प्लिंटर्स उसमें होते हैं, और जैसे इस केस में मालूम हुआ है कि वो कुकर बम में था, तो वो कुकर भी फट जाएगा, वो भी एक उसका स्प्लिंटर्स का काम करेगा। तो इस प्रकार से मिलाकर ये सारा चीज ओवरऑल ये सारा का सारा प्लानिंग, ये बहुत ही षड्यंत्र था। और मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट डे से पहले पकड़ा जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है राव सर, एक छोटी सी चीज आपसे और समझना चाहता हूँ। गिरफ्तारियां यहां से लेकर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, हर जगह से गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या ये माना जाए कि जो व्यक्ति कमांड दे रहा था वहां तक पुलिस और सिस्टम पहुंच गया है, या सिर्फ ये प्यादे थे जो जमीन पर थे पकड़े गए, असली आदमी अभी भी पकड़ से बाहर है? राव साहब देखिए, ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये कोई एक लोकल पुलिस के लेवल का नहीं है। इसमें जैसे आपको मालूम है कि तुरंत एनआईए
नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को एक्टिवेट किया गया है और वो तुरंत जाकर उनकी हमारे इंडिया का टोटल जुरिस्डिक्शन है एनआईए के पास है। हाँ। और जो ही उनको पता लगा तो एनआईए की यूनिट जो जेएंडके में थी उनको पकड़ लिया गया, बता रहे हैं, उनसे साथ इंटरोगेशन चल रही है। और जो यहाँ पर पकड़े गए आदमी जो थे उनके बाद और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। उन सब की इंटरोगेशन के बाद में जो खुलासे होंगे, जो बातें मालूम होगी, वो सारी की सारी कार्रवाई आगे चलेगी। अभी ये मैं समझता हूँ अभी इनिशियल स्टेज है और जब तक पूरा खुलासा होगा इस केस में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत बड़े, जो आपने पूछा है कि बहुत मेन आदमी तक पहुंचने की उम्मीद की जाएगी, वो डेफिनेटली की जाएगी। हाँ, एक बात है इसमें, जो पाकिस्तान में जो हैंडलर बैठे हैं, हाँ, जो एलओसी के पार जो हैंडलर बैठे हैं, उन तक अभी नहीं पहुंचेगा। वो एक डिप्लोमेटिक तरीके आईबी और रॉ के कॉन्टेक्ट के बाद सरकार को बात होगी और वहां पे एक रिपोर्ट भेजेगी। वो वहां पे हो सकता है वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो इंडिया में जितने भी हैं, जो मेन आदमी है, वहां तक डेफिनेटली पुलिस पहुंच जाएगी। और इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और राग का भी मदद ली जाएगी। ये सेंट्रल एजेंसीज है और कमांड ले रखा है और अब एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। राव साहब, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कपिश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी आपका। कपिश जी, मैं समझना चाहता हूं, पुलिस फोर्स ने काम किया, बड़ा काम किया, एटीएस ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, बाद में एनआईए आई, सेंट्रल एजेंसीज लगी, आईबी लगी, एक बड़ी वारदात जिसको पहले ही निस्तो नाबूद कर दिया गया। समाजवादी पार्टी का यह कहना कि हम इस पुलिस पर, इस पूरे आप कह सकते हैं ऑपरेशन पर विश्वास नहीं करते हैं, कितना जायज है? कपिश श्रीवास्तव जी। सिर्फ एक शब्द से मुझे हर्जा है। मैंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी यह नहीं कहा कि इस कार्रवाई से हमें जो है वो संदेह है। यह गलत बात है। हाँ यार, ये निश्चित तौर पे है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है या भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार योगी जी की चल रही है, हाँ, इस पर हमें कोई भरोसा नहीं सर। और उसके पीछे सर कपिश जी, इस पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए क्योंकि मामला भटक जाएगा फिर। वही कपिश जी, ये सरकार अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करती है, ठीक है। पुलिस की रिपोर्टिंग जो होती है गृह सचिव को होती है, डीजीपी को होती है, डीजीपी के ऊपर गृह सचिव को होती है, गृह सचिव के बाद फेडरल स्ट्रक्चर आता है, चीफ सेक्रेटरी, और फिर मुख्यमंत्री आते हैं। आप किसी भी एक चेन पर सवाल उठेंगे तो पूरी चेन पर सवाल उठेंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी पर कह दिए कि नहीं साहब हमको एसएसपी साहब पे भरोसा नहीं है लेकिन एसओ साहब पे भरोसा है, ये नहीं हो सकता। पुलिस डिपार्टमेंट इस पुलिस डिपार्टमेंट जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है। आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझाइए, क्या यह ऑपरेशन आपकी नजर में फेक ऑपरेशन है? कपिश जी, मुझे अब अवसर दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं भी विधि का छात्र हूं और विधि को ही एक्सरसाइज करता हूं। मैं आपको एक केस है डीके बासु बनाम स्टेट ऑफ बंगाल, ये AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर 610 में कोडिंग है, ठीक है। इसके अंदर स्पष्ट कहा गया है कि जो पुलिस होती है उसका राजनीतिक इस्तेमाल जो है, ये हमारे जो मैं आपको कह रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ठीक है, कि राजनीतिक इस्तेमाल इसका किया जाता है। मैं आपको अब दूसरी तरीके की बात समझा रहा हूं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात का खुलासा किया, प्रेस के सामने अपनी सारी बातें जो उनको प्रथम दृष्टया सामने आई थी उन्होंने रखा, और बाकी अन्वेषण चल रहा है। ठीक इसी तरीके से हाथरस के अंदर जब दलित कन्या का बलात्कार हुआ था तो प्रशांत जी ने बाकायदा 2-3 के दिन के बाद यह बात रखी थी कि बलात्कार नहीं हुआ है। और आप देखिए अब उसमें जब सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई, मृत्युकालिक कथन जो कन्या ने दिया था, उसके बाद जो है वो चार्जशीट भी आ गई। तो कोई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और उनके पुलिस जो जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे हैं उस पर कैसे विश्वास करें? अब मैं वो बात कहता हूं तीसरी। देखिए, हमें अपने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों पे नाज है, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि यह अलकायदा से जुड़ी हुई बात थी। यह पाकिस्तान और जम्मू से आए हुए बाकायदा रेकी किए हुए जिनका आप नाम ले रहे हैं, यहां से लेकर नेपाल तक के तार थे। 2 साल से स्लीपर सेल इनका एक्टिवेट था उन्नाव के अंदर और क्या होते काकोरी के अंदर, लखनऊ के अंदर। तो आप मुझे एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या गहन निद्रा में थी, कुछ दवा खा के सो रही थी?
आखिर इनकी लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ठीक है। और केंद्रीय एजेंसी ने जो चीज इंटरसेप्ट किया, क्यों इंटरसेप्ट किया, उसको एटीएस के साथ शेयर क्यों किया, उसको लोकल पुलिस के साथ शेयर क्यों नहीं किया? क्या एटीएस, क्या लगता है उनको भी कि इन पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर जो है उन्हें भी संदेह था कि कहीं ये लीक ना कर दे? ठीक है, तो ये बात होनी चाहिए ठीक कि है, इन्होंने क्यों इस स्तर पे चीज को लाई? ठीक है, अगर ठीक है, कोई आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया है कि शेयरिंग गलत थी और 2 साल से स्लीपर सेल एक्टिवेट था, उस वक्त एटीएस और पुलिस क्या कर रही थी? शिवम त्यागी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं आशा करता हूं उतनी ही शालीनता से वो मुझे सुनेंगे। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अगर कुछ है तो वो ये कि एटीएस ने एक साझा प्रोग्राम में किसी तरीके से जो स्लीपर सेल्स का जो एक अंजाम देने की प्रक्रिया थी उसको रोका और मेरे प्रदेश में, देश में किसी भी तरह का आतंकवादी हमला होने से बच गया। अब कपीस जी ने जो एग्जाम्पल्स दिए वो मेरे देश की आंतरिक राजनीति के दिए कि भाई चाहे वो हाथरस वाला मामला रहा हो, चाहे वो कोई और मामला वो कोट करें कि मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं है। मैं आपको बिंदुवार तरीके से लेकर जाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, इनको सीबीआई पर भरोसा है? अभी इन्होंने बैठकर बड़ी शालीनता से कह दिया, लेकिन अभी आप गूगल करिए 50 बयान अखिलेश जी के निकल आएंगे। उनको राष्ट्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, उनको एनआईए पर भरोसा नहीं है, उनको सीबीआई पर भरोसा नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें कोर्ट पर ही भरोसा नहीं है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं है, डीएमएसएसपी पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, हम क्या करें? अखिलेश यादव और कपीस श्रीवास्तव जी की खुशी के लिए या इनका विश्वास हो जाए इसलिए ऑफिसर इटली से इंपोर्ट करने क्या? जैसे इन्होंने अपने रेजिम हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए शिवम भाई। अब इनको प्लीज, अब आप कपीस जी 1 मिनट रुक जाइए। कपीस जी पूरा कर लेंगे। हाँ शिवम बोल। विश्वास नहीं है, पहली बात। दूसरा, मैं कहता हूं जब आप राजनीति करते हैं, आप इस निचले स्तर पर राजनीति करने जाते हैं, करिए, आपका अधिकार है। हमें प्रश्नों का उत्तर चाहिए, लेकिन मामला आंतरिक है। आप प्लीज कृपया करके चुप रहिए कपीस जी। लेकिन जब मामला देश की सुरक्षा का हो, जब मामला देश की सिक्योरिटी का हो, नेशनल सिक्योरिटी का हो, तो कम से कम इस तरह की राजनीति और इस तरह की छिछले स्तर की बात ना करें कि पुलिस पर भरोसा नहीं। अब आगे आ जाता हूं। इन्होंने कहा कि 2 महीने से स्लीपर सेल्स क्या कर रहे थे, या 2 साल से क्या कर रहे थे। मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं वो हरकत में थे, तभी हम इस स्तर पर जाकर पहुंचे हैं। वरना उत्तर प्रदेश का अरे क्या भाई, क्या दलील दे रहे हैं आप? अब इनको कहिए प्लीज, मुझे चिल्लाना नहीं है बिल्कुल भी। कपीस जी देखिए, आपने जो सवाल उठाया है, एक बार शिवम को रिस्पॉन्ड। शिवम, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। शिवम 1 मिनट रुकूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप सब हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एटीएस पर जो इतनी बड़ी कार्रवाई की है उस पर राजनीतिक बयानबाजी क्यों हो रही है और एटीएस के ऑपरेशन पर विपक्ष क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ा अपडेट आपको बता दें, यूपी एटीएस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। गिरफ्तारी से पहले मिन्हास ने मोबाइल में किया ब्लास्ट। ऐप के जरिए मोबाइल में ब्लास्ट किया गया, डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है एटीएस। जी मिन्हास के पास 2 मोबाइल फोन थे और 1 मोबाइल फोन तो मिला है, लेकिन जो मेन मोबाइल फोन था उस मोबाइल फोन को ब्लास्ट कर दिया गया। हालांकि लगातार जो एटीएस है वो कोशिश यही कर रही है कि कैसे जो डाटा था, कहां बातचीत हो रही थी, कौन कौन से हैंडलर से बातचीत हो रही थी, कमांड कहां से आ रहा था, इन सब चीजों को रिट्राइव करने की कोशिश एटीएस कर रही है। इसी खबर पर एक बड़ा पैनल हमारे पास है, अपने पैनल पे चलते हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हैं, कपीस श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एलएन राव साहब हैं, पूर्व डीसीपी हैं स्पेशल सेल के। ब्रेक पे जाने से पहले शिवम, क्योंकि बात आपकी पूरी नहीं हो पाई थी, हाँ आप अपनी बात पूरी करिए शिवम। देखिए, मैं सिर्फ इनको इतना ही लगातार कहना चाहता हूं कि कम से कम आप प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं, करिए, आपका स्वागत है। लेकिन जब आपके नेताओं की हेडलाइन उठाकर, अभी आप देखिए जाकर पाकिस्तान में यही अखिलेश यादव जी का बयान वायरल हो रहा है, मायावती जी की जो स्टेटमेंट है ये वायरल हो रही है। आप वैक्सीन को भी नहीं मान रहे थे, आप किसी चीज को नहीं मानते, वो सब सम्माननीय है, ठीक है, आप करिए, आप अपने स्तर की राजनीति करते हैं। लेकिन जब मामला राष्ट्र का हो तो कृपया करके इस तरह की टिप्पणियां नहीं दी जानी चाहिए। और खास तौर पर जब ये पुलिस के उस पर सवाल उठाते हैं, जवाब दे दीजिए, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? मेरी बातों का अभी तक जवाब नहीं दिया। कपीस जी, एक मिनट शिवम, एक मिनट शिवम, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, आपका प्रॉब्लम यही है कि आप लगातार बीच में पता नहीं क्यों नसीहत देना शुरू कर देते हैं। श्रीवास्तव जी एक बार सुन लीजिए। श्रीवास्तव जी, शिवम एक मिनट,
शिवम एक मिनट दीजिएगा। खाली बातें कर रहे हैं, आपने मेरे प्रश्नों पे कोई उत्तर नहीं दिया, मैं निरुत्तर रह गया। गुलाटियां मारने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं नहीं, फिर से यही कहना चाहता हूं आपको हाँ। कि राजनीति करनी है अपने देश में रहकर कीजिए। मामला जब देश और आतंकवाद का हो तो आतंकवादियों के साथ जाकर मत खड़े हो जाए। ठीक है, आ रहा हूं कपिल जी, आ रहा हूं। ठीक है, आ रहा हूं कपिल जी, आपके पास आ रहा हूं। रुक जाइए एक मिनट शिवम, एक मिनट। ईशान त्यागी को भी जोड़ूंगा। चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ठीक है, एक मिनट, ईशान को भी जोड़ूंगा। ईशान, पूरी चीजों पर पॉलिटिक्स तेज हो गई है, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो। एक सवाल बार बार विपक्ष उठा रहा है कि अगले साल चुनाव है, आज ही इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों हो रहा है? क्या इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जाना चाहिए? ईशान रजत जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रहित, लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बात से मैं भी एग्री करता हूं। मेरे ख्याल से जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, जितनी ऑपोजिशन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, आप हैं, सब ये मानते हैं कि राष्ट्रहित और देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है, लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि पॉलिटिक्स क्यों हो रही है और जो लोग हैं या फिर जो ऑपोजिशन है उसको यूपी पुलिस की किसी भी कार्यवाही पर या किसी भी इस तरह की एक्टिविटी पर क्यों विश्वास नहीं है। मैं 2-3 आपको इंस्टेंसेस बता देता हूं उसके। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की शैली रही है, आप देखें अगर विगत 7 साल में जहां भी चुनाव हुए हैं, वहां पे थोड़ा सा उनकी जो शैली रही है वो विध्वंसकारी रही है। वो साम दाम दंड भेद अपनाने में बिल्कुल नहीं चूकते। वो बिल्कुल भी इस बात में नहीं चूकते कि सीबीआई का इस्तेमाल हो, ईडी का इस्तेमाल हो, एनआईए का इस्तेमाल हो, वो हर चीज का इस्तेमाल करते हैं अपने ऑपोजिशन के लोगों के खिलाफ भी और लोगों के खिलाफ भी जो उनके विरोध में खड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है और ये एक लोकतंत्र के ढांचे पर एक सीधा सीधा प्रहार है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि यूपी पुलिस की मैं आपको कार्रवाई बता देता हूं। हमने देखा है किस तरह से यूपी पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, किस तरह से उन्नाव में हुआ, किस तरह से हाथरस में हुआ, किस तरह से जो गैंगस्टर विकास दुबे है उसकी गाड़ी पलट गई। ये सब जो चीजें हैं ये एक संशय पैदा करती हैं लोगों के दिमाग में भी और ऑपोजिशन के दिमाग में भी। दूसरी चीज एक बार और बताता हूं यूपी पुलिस की कि जिस तरह से पत्रकारों के विरुद्ध एफआईआर करी जा रही है, पिछले 4 से 5 साल में उनको जेल पहुंचाया जा रहा है जो आपका विरोध कर रहे हैं, ये साफ साफ जताता है कि लोग अब आप पर विश्वास नहीं करते। अब यहां पर बात आती है कि देखिए, मेरी 2-4 मांगे हैं, सरकार से भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी है और यहाँ पे हाई कोर्ट से भी है। और जो भी इन्वेस्टिगेशन इन आतंकवादियों के खिलाफ चल रही है उनको मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको जेल पहुंचाया जाए और उनको जिंदगी भर जेल काटनी पड़े और एकदम एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कोई भी आतंकवादी अगर हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा तो हम उसको नेस्ते नाबूद कर देंगे। पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात रजत जी, एक मिनट, आप ही के पास एक मिनट आ रहा हूं। शिवम त्यागी जी, देखिए, गंभीर आरोप है और ये साफ कहा है कि भाई जितनी भी एजेंसीज हैं, श्याम दाम दंड भेद, बीजेपी सब इस्तेमाल कर लेती है। चुनाव मतलब बीजेपी। शिवम। रजत जी, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं अपने सभी महानुभावों को कि कृपया करके देश की आंतरिक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और देश बनाम आतंकवाद में आतंकवादियों की शय मत लीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, चलो यूपी पुलिस पे इनको फॉर दैट मैटर अभी विश्वास नहीं है। जब इस देश में उरी हमला हुआ, इनको विश्वास था क्या? ये तो वही लोग थे जो सबूत मांगते थे। इनको तो तब भी विश्वास नहीं था, इनको तो सेना पर भी विश्वास नहीं था। प्रॉब्लम इनके विश्वास वाले कंटेंट में है, प्रॉब्लम यूपी पुलिस का नहीं है। इनको कब विश्वास था? जब पुलवामा में हुआ। ठीक है, अभी तक जवाब नहीं। आ रहा हूं ईशान, आ रहा हूं एक मिनट। यहां सबसे बड़ी परेशानी ये है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बात बहुत साफ है। आप विश्वास करें या ना करें, आपकी ऑपोजिशन है, आप सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति और विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। मेरे देश की जनता इस पर विश्वास करती है, वो जानती है। आप क्या तब विश्वास करते जब बम ब्लास्ट हो जाता? ठीक है, कपिल जी, आ रहा हूं। किसी मंदिर में ब्लास्ट करते थे तब मानते वो आतंकवादी हैं। ठीक है। और ये कैसा साथ है आपका? एक तरफ आप कहते हैं कि आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि शिवम जी, एक आ रहा हूं कपिल जी, आप ही के पास आ रहा हूं, रुक जाइए। कपिल जी, आप इतना इंटॉलरेंट क्यों रहते हैं? समझ में ईशान एक मिनट, ठीक है कपिल जी, अब आपके ही पास आ रहा हूं। कपिल जी, आप ही के पास आ रहा हूं। शिवम एक मिनट रुकिएगा, शिवम एक मिनट जैसे जवाब ले लूं। कपिल जी, जो मूलभूत बड़ा सवाल है वो सवाल है एनआईए है, एटीएस है, एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसको फोर्स देखती है। हमारे साथ एल एन राव साहब भी हैं जो डीसीपी स्पेशल सेल थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ एक बड़ी कामयाबी है।
एक ऑफिसर आपके फ्रेम में आपके जस्ट बगल में बैठे हैं, अगर आप कहिएगा तो मैं दोबारा उनसे पूछूंगा, दोबारा भी वही कहेंगे कि फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इस पर राजनीति क्यों कपिश भाई? सिर्फ इसलिए कि चुनाव है? नहीं, पहले तो हम शिवम भाई का जवाब देंगे, फिर आपके बात का जवाब। देखिए, इन्होंने कहा कि देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उस पर हम लोगों को विश्वास नहीं, लेकिन ये उल्टा तथ्य दे रहे हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को स्वयं विश्वास नहीं। अगर इनको अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे, अपने जांच एजेंसियों पे विश्वास होता तो ये पठानकोट हमले की जांच पाकिस्तान की आईएसआई से करा करके उसका जवाब भारत की संप्रभुता को। एक मिनट शिवम, एक मिनट बोल ले लीजिए। नहीं, एक मिनट। हाँ बोलिए, आप बोल ले लीजिए। हाँ बोलिए। क्या जवाब दे लिया आप एक तरफ पहले संप्रभुता खा लीजिए, फिर जवाब देते रहिए। हम तो बता रहे कि पाकिस्तान को हम लोगों ने 3 बार जवाब दिया और एक बार में तो 2 भाग में अलग कर दिया। उसी का वीर गाथा नहीं चलती रहेगी। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, ये कहते हैं कि आतंकवादियों के साथ बाकी लोग खड़े हैं, ये नहीं करें। अरे 9000 पत्थरबाजों पर से आपने मुकदमे उठाए, जो आतंकवादियों के पक्ष में ईंटाबाजी करते थे, अपनी सेना का लहूलुहान करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ये पीडीपी से की मलाई चेक करने के लिए जो ये 3.5 साल चाट रहे थे, इन्होंने देशद्रोहियों का कपिश जी, कपिश जी के भाई कपिश जी, कपिश जी, कपिश जी, के फंड से कपिश जी, काम किया, कपिश जी, पत्थरबाजों पर से मुकदमा उठाने का कपिश जी, कपिश जी मेरी बात सुन लीजिए, जांच कराने का काम कपिश जी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कपिश श्रीवास्तव का प्रश्न नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 4 कॉलोजियम के बड़े जजेस और पत्रकार मित्रों से अपनी वार्ता करते हुए कहे कि आज हम अगर अपनी आत्मा की आवाज नहीं कहेंगे तो हमें आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। कपिश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो नहीं, ठीक है, आ रहा हूं शिवम, एक मिनट। कपिश जी बात सुन लीजिए। आप धारा प्रवाह बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छे तर्क भी है। कपिश जी बात सुन लीजिए। कपिश जी बात सुन लीजिए। इस समय बात उत्तर प्रदेश एटीएस निशाने पर क्या क्या था, क्या कुछ मिला है, कहां के नक्शे मिले हैं, कहां था। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, विपक्ष एक लाइन ये भी कह सकता था कि ठीक है, एक अच्छी कार्रवाई आपने करी है, प्रदेश में एक बड़ी दुर्घटना होने से बचाया गया है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन हां, किसी को अगर शक शुदा है तो आप इसकी जांच आने वाले दिनों में करा दीजिए और कोई भी चीज एटीएस भी खुलासा करेगी तो एंड ऑफ द डे तो वो तो कोर्ट में ही जाएगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, मुकदमा चलेगा, वहां पर एटीएस को यह बात साबित करनी पड़ेगी कि हां कौन आतंकवादी था, कितने डेटोनेटर थे, कितनी बैटरी थी, कहां कहां के नक्शे थे, ये तो कोर्ट में आपको साबित ही करना पड़ेगा। हो सकता है कपिश जी कल आपको ही पुलिस ले जाए। आ रहा हूं शिवम, एक मिनट आ रहा हूं कपिश जी, तो ये जो तर्क है, आ रहा हूं शिवम, 1 मिनट में आ रहा हूं शिवम, 1 मिनट में आ रहा हूं। कपिश जी, आप ये बात कहिए कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट इसको निर्धारित करेगा क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ फोर्सेस पे और सरकार पर सवाल उठाना कहां तक जायज है कपिश जी? कपिश जी, पहली चीज तो ये, अरे ये तो हल्ला करने वाले लोग हैं, ये हल्ला करने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान को बिरयानी खिलाने वाले लोग हैं, प्रोटोकॉल तैयार करके और नवाज शरीफ के नाती के शादी में दाऊद इब्राहिम से मिलने वाले लोग हैं, दाऊद इब्राहिम को लाने वाले लोग हैं। ये गुजरात की जो भगा दिए 15 लाख करोड़ रुपए देके, उनको तो ला नहीं पाए। मेहुल भाई जो है वो देश का संपत्ति लेकर के चले गए, ललित मोदी चले गए, मोदी जी के रिश्तेदार ललित मोदी चले गए और मोदी भाई चले गए। ये पता नहीं है। अगर आप लोग इसी तरीके से आपस में डिबेट करेंगे, चाहे कपिश जी हो चाहे शिवम आप हो, इसका कोई तर्क नहीं निकलेगा। प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि आप आपस में ही भिड़ लीजिए और इसी से लोग परेशान हैं आज के समय में कि देश में कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी बहस की वजह से। आप दोनों के पास आऊंगा, पहले एलन राव के पास चल रहा हूं। राव साहब आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए कपिश जी, आ रहा हूं शिवम, आ रहा हूं आपके पास भी ईशान आऊंगा। एक बार फिर वापस एलन राहुल साहब के पास चलता हूं जिन्होंने सर्व किया है स्पेशल सेल को। मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार पॉलिटिकल गेस्ट की अगर वॉल्यूम आप धीमी कर दीजिए, 1 मिनट के लिए रोक दीजिए। मैं पीसीआर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, रोक दीजिए। राव साहब, आप तो फोर्सेज में थे, आपने सर्व किया है, पैनल में जब इस तरीके की बहस होती है तो क्या फोर्सेस को भी लगता है कि हम अपनी जान पर खेल कर काम करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स होती है? राव साहब जी रजत जी, देखिए ये जो इस प्रकार से जो दोषारोपण और आपस में जो बातें कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं जाता है।
लेकिन एक बात जो इसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि अभी क्यों हुआ और एटीएस को क्यों दिया, इसका जवाब यह है कि एटीएस एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो कि ऐसे कामों में एक्सपर्ट होती है, इसलिए सारा काम इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी लोकल पुलिस को ना देकर और एटीएस को देती है और एटीएस में इसमें एक्सपर्टीज है। उसके बाद एनआईओ को शामिल किया गया, बहुत बड़ा रैकेट है, इसको खोलने के लिए बहुत जरूरी है। और ये पॉलिटिकल बयानबाजी से सिवाय देश की जो अखंडता है, एकता है, उसको नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। हमको तो तारीफ करनी चाहिए हमारे पुलिस फोर्सेस की, उन्होंने इतने बड़े हादसे होने से बचा दिए हैं। ठीक है, ठीक है राव साहब। ईशान कुछ कह रहे हैं आप, ईशान कुछ बोल रहे हैं आप? देखिए, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या फिर जितनी भी हमारी आर्मी है, उसके लिए हमको उस पर हमको पूरा विश्वास है। उसने हमारी पग पग पर सेवा करी है, उसके लिए मैं उनको सलाम भी करता हूं और राव साहब को भी सलाम करता हूं इस बात के लिए। लेकिन जो मैंने पहली बात बोली कि विश्वास क्यों नहीं है, और विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली ऐसी रही है। मेरी सिर्फ यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर एक राय है, सुप्रीम कोर्ट को राय है और इलेक्शन कमीशन को राय है कि जब चुनाव हो अगले साल उत्तर प्रदेश में, तो इन सब मुद्दों का प्रयोग ना किया जाए, इन सब चीजों को मुद्दा ना बनाया जाए। बिल्कुल भी जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश के वही रहने चाहिए जो बेसिक मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, कि आज भी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, आज भी उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, आज भी उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, ठीक है, ये सब मुद्दे बेसिक मुद्दा है। जनता के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज और कि इस वाली जो इन्वेस्टिगेशन है, हमने देखा है कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में कई बार जितने भी निर्दोष लोग हैं, कई बार उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वो अरेस्ट ना हो, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा बिल्कुल होनी चाहिए। शिवम, अगले साल चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं रहेगा? बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, एक तरफ आप कहते हो कि हम फौजों के साथ हैं, फौज के साथ हैं, उन पर विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ तुरंत सवाल उठा देते हैं, अरे भाई चुनाव अगले साल है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास आवाज नहीं है। अगर सरकार ने इतना बुरा काम किया है तो जनता को क्या दिखाई नहीं देता? आप आईएसआई के साथ थे जो पठानकोट हमले की जांच करा दिए थे। कपिल जी, जब मैं आपके पास आता हूं तो आप बोलते नहीं है। इनसे पूछ लीजिए। कपिल जी, भाई मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की हित की बात और युवाओं की हित की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कपिल जी, बात तो सुन लीजिए पूरी, शिवम क्या बोल रहा है, कम से कम कपिल जी बात सुनेंगे तब आप जवाब देंगे। आप सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे शिवम से। इनका प्रॉब्लम ये है, हमारे बारे में सुनते ही नहीं हो तो बोलते। अब मैं कह रहा हूं आप 1 मिनट का समय दे दीजिए, शिवम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद शिवम इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप बोलिएगा। 1 मिनट का समय दे दीजिए, शिवम कंप्लीट करिए। इनका प्रॉब्लम ये है कि जब भी आतंकवादियों की बात आती है, ये ऐसे ही इंटॉलरेंट होना शुरू हो जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मामला एटीएस का है। जब से 2007 से एटीएस स्थापित में आई है उत्तर प्रदेश में, सभी चीजें जो है घटी हैं। जहां तक बात चुनाव की है वो अगले साल है, इतना पैनिक ना करें। मेरे प्रदेश की नहीं, बात है, शिवम बाद में है। शिवम आप प्रॉमिस करिए कि ये मामला चुनाव में नहीं जाएगा, चुनाव में जनता का मामला रहेगा। हम प्रदेश की सुरक्षा की बात करेंगे, हम हर किसी को सिक्योरिटी देने की बात करेंगे। हम इनकी तरह ये नहीं करेंगे कि 42 पुलिस वालों पर केस ठोक देते हैं, एक आतंकवादी के मरने पर वो भी ठीक है, ठीक है, शिवम आपकी बात। शिवम, इस मामले में जब देश की तरफ से बात हो तो देश की तरफ रहे, आतंकवादियों की तरफ न जाए। ठीक है, उनकी बात ही नहीं खत्म होने वाली। ठीक है शिवम, अब कपिल जी आप बोलेंगे और 1 मिनट का पूरा 1.5 मिनट का समय है। आप आराम से, शिवम ने रिस्पॉन्ड किया है, कहा है भाई जनता की सुरक्षा का मामला है, हम सुरक्षा की बात क्यों नहीं करेंगे, और आपका पक्ष हमेशा विपक्ष में क्यों रहता है जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है। कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए, जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हमारे प्रश्न जायज होते हैं, लेकिन ये छद्म राष्ट्रवाद के आवरण में छुपना चाहती है। पुलवामा अटैक से पहले जनवरी में ही इंटेलिजेंस ने यह समाचार दिया था कि पुलवामा में ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन आप बताइए, जो डीजी थे इसके सीआरपीएफ के, वो हमारे जवान को वो चाहते थे कि एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि ऐसी सर्दी वाली परिस्थितियां पड़ रही थी कि उनको कॉन्वॉय की चीजों से ले जाना, बसों से ले जाना ठीक नहीं था। लेकिन इन्होंने एयरलिफ्ट नहीं कराया, जबकि कश्मीर के अन्य लोगों को एयरलिफ्ट कराया था, और ये बकायदा पूरी ट्रेनिंग थी। उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, 100 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हो गए, लेकिन आज तक जिस कार से ये ब्लास्ट हुआ था, ये उसके मालिक का पता नहीं ढूंढ पाए, ये आज तक चार्जशीट नहीं कर पाए। मेरी बहुत दुख होती है कि इस तरह की हरकतों के बाद भी अगर हमारे सरकार अपनी राजनीतिक मंशा पूरी करती है तो और कहीं न कहीं गुड वर्किंग के लिए अगर देखिए बोलना शुरू कर दिए, शिवम,
शिवम बताएं। बात पूरी कर लें दीजिए, एक बार बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद आप ही से जवाब लूंगा। पूरी करिए कपिल जी बात। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इतनी बड़ी चूक हो रही, मैं क्यों कह रहा हूं कि जो टेररिस्ट स्पेशल टेररिस्ट कोर्ट है, कोटा अदालत है या हमारी सीबीआई अदालत रही है, इसमें ऊपर से 2 यानी कि टेररिस्ट कोर्ट और कोटा कोर्ट की सक्सेस रेट सिर्फ 1% है और सीबीआई की 3.90% है। इसके मतलब विवेचना में कहीं ना कहीं कमी इसलिए होती है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं। कपिल जी आप थोड़ी लाइन, कपिल जी आ रहा हूं, एक मिनट शिवम आ रहा हूं, शिवम एक मिनट, और यही नहीं होना चाहिए। कपिल जी आदमी आतंकवाद कर रहा है उसको दंडित होना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक मंच ये डेटा जो बता रहे हैं कपिल जी बिल्कुल गलत डेटा बता रहे हैं, कोई ये ऐसे डेटा नहीं है कनेक्शन के लिए जो बता रहे हैं गलत है। और ये सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज का जिस तरह से इस्तेमाल करती है, ये सुप्रीम कोर्ट के 4 कॉलोनियम के जज आके कह चुके कि भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र को खतरा है, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है। ठीक है, ठीक है शिवम, क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड में, क्या इस पर राजनीति बंद नहीं होगी? शिवम, मैं हर एक बात को लेकर कहना चाहता हूं, 2014 के बाद से जो आतंकवाद है उस पर तो हमने चोट की है, पाकिस्तान को तो हमने जवाब दिया ही है। वो अलग बात है कि जब इनकी सरकारें होती थी तो किस तरह से डूब के बैठे हुए थे और फौज को भी खुला हाथ नहीं देते थे। लेकिन ये जो आतंकवाद क्या का जवाब दे देने की दिया कोशिश ये पार्टियां कर रही हैं, हम इसको भी जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। और आपका जो ये तो पुलवामा अटैक नहीं खोल पाए, आप किस चीज पे अपनी पीठ ठोक रहे हैं? फिर बीच में आकर कूद पड़े, पुलवामा अटैक पे चार्जशीट नहीं ला पाए। ठीक है, एक मिनट कपिल जी, एक मिनट क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा। आपके साथ प्रॉब्लम यही है, ये भी हम जनता के बीच में लाएंगे। जनता ने आपको हर बार मुंहतोड़ जवाब इसीलिए दिया है क्योंकि ठीक है, 7 महीना है, जनता जवाब दे। ठीक है शिवम, ठीक है। ईशान, राजनीतिक रूप से क्या ये आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? ईशान, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पिछले 4 वर्षों में चली है और उसकी विफलताएं थोड़ी रही हैं, उसकी सफलताएं थोड़ी कम रही हैं और विफलताएं बहुत ज्यादा रही हैं, तो ये सब फेस सेविंग का खेल है सिर्फ। ये हम अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि हम आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े हुए, कोई आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ा हुआ पूरे देश में। अगर आप ये बोलेंगे कि आप राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने चलेंगे भारतीय जनता पार्टी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा देश में। ठीक है, आपका छद्म राष्ट्रवाद है कि आप ठीक है, आपकी वजह से हमारे देश में घुसा है। आपका छद्म राष्ट्रवाद है, हम देख रहे हैं कि ठीक है, वक्त कम है ईशान, थोड़ा सा वक्त कम है। आपका छद्म राष्ट्रवाद है कि आपने पठानकोट ईशान, थोड़ा सा वक्त कम है। राव साहब से क्लोजिंग कमेंट लेना है। राव साहब 30 सेकंड में, बड़ी कामयाबी है एटीएस को, आगे क्या करना चाहिए? राव साहब बांटेंगे किसी को भी शिवम त्यागी जी। राव साहब 30 सेकंड में, एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी है, आगे और क्या कुछ बचा है? डेफिनेटली इसमें मैं ईशान जी से बहुत सहमत हूँ और काफी कुछ बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसको बैलेंस करके चलना चाहिए, इसको पॉलिटिकली इसको यूज नहीं करना चाहिए कभी भी। पॉलिटिक्स नहीं, कपिल जी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो समाज से जुड़ी है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है, तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कपिल जी बिल्कुल, इसमें कतई जहां पर राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा की बात है, वहां राजनीतिक दल जो राजनीति करते हैं उनको इससे बचना चाहिए। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर आतंकवाद कोई कर रहा है तो उसको उचित दंड तक पहुंचाने का काम हमारे तमाम एजेंसियों का है और वो करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल होते हुए किसी जायज व्यक्ति को इस नाजायज काम में नहीं फंसा देना चाहिए। ठीक है, आप सब हमसे जुड़े शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक थे, कपिल श्रीवास्तव थे, सब लोग हमारे साथ थे। हमने कोशिश करी समझने की कि एटीएस ने एक बड़ी कामयाबी दी है और एक जो माहौल खराब करने की कोशिश थी यूपी में उसको रोका है, लेकिन उस पर राजनीति क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, इसका जवाब यही है, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।